नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 करेंगे, जिसका नाम है वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। तो ये आपको जो चैप्टर है वो आपको क्लास 6 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, और HPAS के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अलाइड सर्विसेज एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और नायब तहसीलदार एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम यहाँ पे जाओ क्लास 6 का जाओ चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स। तो यहाँ पे हम जैसे समरी यहाँ पे करने वाले हैं चैप्टर की, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे जो MCQ बेस्ड में जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी बताऊंगा कि कौन कौन से बनते हैं, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा अच्छे से। और टेलीग्राम पे मैं इसकी जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको जाओ टेलीग्राम ज्वाइन करना है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शॉर्ट नोट्स के लिए PDF शॉर्ट नोट्स के लिए आपको वहां पे मिल जाएंगे, और नोटिफिकेशन जो भी होती है हिमाचल गवर्नमेंट रिलेटेड या सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड वो आपको वहां पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। और साथ ही साथ नायब तहसीलदार की अगर टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो आपको जो 24 टेस्ट आपको मिल रहे हैं, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आपको मिल जाएगी। ठीक है, डाउनलोड करके आप अच्छे से सॉल्व कीजिए उसको। और शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर आपको डाउनलोड करना है सबसे पहले तो इस एप्लीकेशन को। वहां पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ स्टोर सेक्शन के अंदर वहां पे इंडिया जीके प्लस HP जीके के नोट्स वहां पे आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स, आपको उनके नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, जो कि आपको हिमाचल रिलेटेड एग्जाम्स या काफी एग्जाम्स में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे UPSC हो, चाहे वो स्टेट HPSSC हो या SSC हो, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी में जो है लाभदायक रहेंगे। ठीक है, तो आज हम जो है वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स जो है चैप्टर यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे, एक प्रभाकर नाम का लड़का होता है, प्रभाकर नाम का लड़का होता है, वो ब्लैक स्मिथ को देख रहा है, यानी कि ब्लैक स्मिथ को देख रहा है, वो लोहार को देख रहा है। और वो क्या देख रहा है कि ब्लैक स्मिथ की जो शॉप है वहां पे आयरन के टूल्स जो है वो बने हुए पड़े हुए हैं, उसमें से एक्सिस भी है, कुल्हाड़ी भी है, और सिक्कल्स भी हैं। ठीक है, द्रांति वगैरह भी है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। तो वो प्रभाकर साथ में ये भी दे रहा है कि जो स्मिथ है, जो ब्लैक स्मिथ है, जो लोहार है, वो आपका किसी भी धातु को, मेटल को पीट पीट कर उसको हीट करके जो आपका एक टूल बना रहा है। क्या बना रहा है? वो टूल बना रहा है। तो याद रखें, जब भी हम किसी मेटल को पीट पीट कर प्लेट नुमा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मैलिएबिलिटी बोलते हैं। तो क्वेश्चन यहां से ही आता है MCQ फॉर्मेट में, व्हाट इज मैलिएबिलिटी? ठीक है, अ मेटल दैट इज ड्रॉन इनटू प्लेट्स इज कॉल्ड एज मैलिएबिलिटी। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आयरन टूल्स की खोज कब हुई और एग्रीकल्चर में जाए इसका कैसे यूज हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। तो रिसेंटली अगर आप देखा जाए कि जितने भी टूल्स आते हैं आपके आयरन के बने हुए होते हैं। तो आज से 3000 साल पहले, 3000 ईयर्स एगो पहले, याद रखें, आयरन टूल्स की जो खोज हुई थी। और साथ ही साथ याद रखो, 2500 साल पहले एविडेंस मिला था आयरन टूल्स को यूज करने का। ठीक है, याद रखना है। और आयरन टूल्स को यूज करने का एविडेंस जो देखो, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में जो ज्यादातर उसका यूज हो रहा था। यानी कि जो आपके प्लो शेयर होते हैं वो आपके उस समय जो आज से 2500 साल पहले किस चीज के बने हुए थे? आयरन के बने हुए थे। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि जो मेगालिथिक जो पीरियड था आपका, जो मेगालिथिक जो पीरियड था, उस समय आपको जो देखने को मिल रहे थे आपके आयरन टूल्स। उस समय आपको जो आयरन टूल्स आपको देखने को मिल रहे थे। आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा आपने चैप्टर 4 तो मैंने आपके जो प्लेलिस्ट बना रखी है चैप्टर 4, आप उसमें जस्ट समरी वाइज जब पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात यह भी याद रखिएगा कि जब आपके आयरन के प्लो शेयर नहीं थे तो किस चीज के जब प्लो शेयर हुआ करते थे, किस चीज के हल हुआ करते थे? तो उस समय जाओ, आज से 3000 साल पहले जब आपके आयरन के प्लो शेयर नहीं होते थे, आयरन के हल नहीं होते थे, तो याद रखो उस समय वुडन जो प्लो शेयर होते थे। सिंपल सी बात है कि जब आयरन के टूल्स आने लग गए तो उससे एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस है वो बहुत इजी हो गई। जो बड़े बड़े क्रम्स होते थे उनको तोड़ना बहुत इजी जो हो गया था। ठीक है, याद रखना है आपको। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि
एक्सिस का जो कुल्हाड़ी होती थी या फिर जो सिक्कल होते थे उसको हमने क्यों यूज किया, ताकि हम जो अपने फॉरेस्ट को जो वुड के लिए कट कर सके। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखो। तो सबसे पहला जो टूल खोजा गया था वो था आपका एक्सिस, क्या थी, कुल्हाड़ी थी। याद रखना है आपको। अब सिंपल सी बात याद रखनी है आपको यहां पे कि देखो बड़े बड़े किंगडम्स होते थे और उसके बारे में आपने जो पढ़ा भी है किंगडम्स के बारे में, तो वो टूल्स का यूज करते थे, नए नए टूल्स का जो है यूज करते थे। ठीक है, ठीक है, याद रखना है। आप देखो टूल्स का यूज क्यों हो रहा है, ताकि एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस है उसको जो बढ़ावा दे सके। ठीक है, उसमें प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। आप देखो टूल्स का तो यूज हो गया, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए एक और चीज का भी यूज होना बहुत जरूरी है, इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, इरिगेशन सिस्टम जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में जो प्रोडक्शन होती है उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इरिगेशन का मतलब क्या है, असल में सिंपल सी बात है। इरिगेशन का मतलब यह है कि आपको सप्लाई करना है वाटर, किसमें, क्रॉप्स के लिए। ठीक है, सप्लाई करना है वाटर को क्रॉप्स के लिए, उसको क्या बोलते हैं आप, इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इरिगेशन जाओ सिस्टम यहाँ पे बोलते हैं। तो याद रखो पुराने समय में जाओ इरिगेशन सिस्टम का बहुत यूज करते थे सप्लाई करने के लिए वाटर को क्रॉप्स के लिए फील्ड्स पे। ठीक है, तो देखो ड्रिप सिस्टम आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, पढ़ेंगे आप 8th क्लास में, या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम जब आप पढ़ेंगे जब 8th क्लास में। इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो ये दोनों मेथड किस चीज के हैं, आपके इरिगेशन के मेथड हैं। ठीक है, आप देखो रिवर्स के थ्रू, रिवर्स में जाओ पानी रोका जाता था तो डैम्स बनाए जाते थे, डैम्स कंस्ट्रक्शन किए जाते थे, और डैम्स में जाओ, डैम्स के थ्रू जाओ, कैनाल्स के थ्रू जाओ आपका वाटर जाओ बनाया जाओ स्टैंड किया जाता एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, तो कैनाल्स बनाए जाते थे इरिगेशन सिस्टम के लिए, बड़े बड़े जो कुएं होते थे वो बनाए जाते थे, टैंक्स बनाए जाते थे, साथ साथ जो आर्टिफिशियल लेक्स बनाई जाती थी ताकि जाओ इरिगेशन सिस्टम को जाओ बढ़ावा दिया जा सके। ये आपको याद रखना है। अब आपने जो एक आपको चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे बनाने को, मैं आपको बता देता हूं कि हम जाओ कंस्ट्रक्शन कैसे करते थे इरिगेशन का, कंस्ट्रक्शन जाओ कैसे करते थे इरिगेशन का, कि कैसे हम जाओ इरिगेशन वर्क्स जाओ कंस्ट्रक्ट करते थे। सबसे पहले तो याद रखो बड़े बड़े किंग्स जिनके पास पैसा हुआ करता था तो वो उनको मनी की जरूरत होती थी। ठीक है, उनको मनी की जरूरत होती थी, किसके लिए, अपनी आर्मीज के लिए, साथ ही साथ पैलेसेस के लिए, साथ ही साथ फोर्ट्स बनाने के लिए, साथ ही साथ आपको याद रखना इरिगेशन प्रैक्टिसेस के लिए। एग्रीकल्चर को बेटर करना है तो इरिगेशन की जरूरत होती थी, तो वो किंग्स को मनी की जरूरत होती थी। तो याद रखो वो मनी कैसे कलेक्ट करते थे, टैक्सेस से कलेक्ट करते थे, और टैक्सेस किससे लेते थे, वो फार्मर्स से लेते थे। अब देखो फार्मर्स से टैक्सेस चला जा चुका है किंग्स के पास, तो याद रखो। ठीक है, अब देखो फार्मर्स को क्या करना पड़ता था कि अगर किंग्स को टैक्स देना है तो उनको अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, इंक्रीज जाओ प्रोडक्शन को करना पड़ता था ताकि वो किंग्स का टैक्स जाओ दे सके। अब देखो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया फार्मर्स ने। ठीक है, अब प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे होगा, कि वो इंक्रीज तभी हो सकता है कि जब उनको इरिगेशन की जाओ सुविधा अच्छे से मिलेगी। ठीक है, अब याद रखेंगे कि जब इरिगेशन की सुविधा जाओ वो मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, किंग्स से मांगेंगे। तो किंग्स जाओ प्रोवाइड करते हैं मनी को, और वो मनी कहां से आ रहा है, टैक्सेस से। टैक्सेस कौन पे कर रहा है, फार्मर्स पे कर रहे हैं। ठीक है, और जब प्रोवाइड करेंगे किंग्स मनी तो वो प्लान करेंगे इरिगेशन वर्क्स। ठीक है, इरिगेशन डिपार्टमेंट जो होता है वो प्लान करता है इरिगेशन वर्क को। ठीक है, अब किंग्स ने प्रोवाइड कर दिया मनी, इरिगेशन वर्क्स जाओ अब यहां पे होगा। ठीक है, हो चुका है इरिगेशन वर्क स्टार्ट। ठीक है, अब इरिगेशन करने के लिए जाओ किसकी रिक्वायरमेंट होगी, लेबर की जाओ रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, लेबर के लिए कौन आएगा, बहुत सारे लोग आएंगे, याद रखना है। अब देखो लेबर भी आ चुकी है, इरिगेशन वर्क भी स्टार्ट हो चुका है, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन जाओ इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन जाओ इंक्रीज जाओ हो जाएगा। अब देखिए प्रोडक्शन इंक्रीज हो चुका है तो आपका रिवेन्यू जाओ इंक्रीज अपने आप ही जाओ हो जाएगा, क्योंकि जाओ आपका एग्रीकल्चर जाओ
बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। और जब रिवेन्यू इंक्रीज होगा तो फार्मर्स जो उनको भी बेनिफिट होगा, और साथ साथ में क्रॉप पे जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और साथ ही साथ में आपको याद रखना है कि वो टैक्सेस को भी जो जल्दी पे करेंगे। तो इरिगेशन वर्क्स इस तरह से होता था पहले, ठीक है, कि एक जो वेल सेटेड प्लान बनाया जाता था और उस प्लान के थ्रू जो वर्क किया जाता था ताकि जो प्रोडक्शन को जो बढ़ावा दे सके। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे बात करेंगे कि विलेजेस में कौन रहता था, हु लिव्ड इन विलेजेस, विलेजेस में कौन रहता था, ठीक है। देखो यहां पे बोला गया है कि यहां पे 3 डिफरेंट काइंड्स के पीपल जाओ लिव करते थे विलेजेस में, साउदर्न और नॉर्दर्न पार्ट्स में, सब कॉन्टिनेंट में। अगर देखो तमिल रीजन की बात करें, तमिलनाडु रीजन की बात करें, तो वहां पे लार्ज जो लैंड ओनर्स हुआ करते, जो लार्ज जो लैंड ओनर्स हुआ करते थे, उनको क्या बोलते थे, वेलालर बोलते थे, वेलालर बोलते थे। यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि लार्ज लैंड ओनर्स को क्या बोलते हैं, तो उनको क्या बोलते थे, वेलालर बोलते थे, ठीक है, याद रखना है तमिल रीजन में। और उसी तरह से जो ऑर्डिनरी जो प्लोमैन होते थे, खेत जोतने वाले, ठीक है, उनको क्या बोलते थे, उझावर बोलते थे, क्या बोलते थे, उझावर बोलते थे, याद रखना है। और उसी तरह से याद रखना है जो लैंडलेस ऑनर हुआ करते थे, ठीक है, लैंडलेस सॉरी लेबरर्स हुआ करते थे या फिर स्लेव्स हुआ करते थे, उनको क्या बोलते थे, कड़ाई सियार बोलते थे, क्या बोलते थे, कड़ाई सियार या फिर अधिमाई बोलते थे, याद रखना है। ये तीनों जो क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछे गए हैं, या एचपीएएस में जो एंशिएंट हिस्ट्री में जो पूछे गए हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा अच्छे से। इस साउदर्न पार्ट की बात कर रहे थे हम, अब बात करते हैं नॉर्दर्न पार्ट में। जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न इंडिया है, वहां पे क्या बोलते थे, ठीक है, जो विलेज का हेडमैन हुआ करता था, जो विलेज का हेडमैन हुआ करता था, उसको हम क्या बोलते थे, ग्राम भोज का बोलते थे, क्या बोलते थे उसको, ग्राम भोज का बोलते थे, ठीक है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जो ग्राम भोज का होता था वो हमेशा जाओ पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। मान लो एक गांव का जो बन चुका है एक व्यक्ति, तो उसका जो आगे बेटा ग्राम भोज का बनता था, फिर आगे उसका बेटा बनता था, ठीक है। तो ये ग्राम भोज का जो थे वो आपके एक तरह से लार्जेस्ट लैंड ओनर बोला करते थे, बोला जाते थे कि ये लार्जेस्ट लैंड ओनर है, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इनके पास जाओ स्लेव्स भी हुआ करते थे, कुछ यहाँ पे जाओ वर्कर्स भी हुआ करते थे जो कि लैंड को कल्टीवेट करते थे, और ये पावरफुल भी होते थे, और ये टैक्सेस को भी कलेक्ट करते थे विलेजेस में, ठीक है। और एज अ जज भी ये काम करते थे ग्राम भोज का, और एज अ पुलिसमैन भी जो है काम करते थे। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो ग्राम भोज का के अलावा इंडिपेंडेंट फार्मर्स हुआ करते थे, इंडिपेंडेंट फार्मर्स हुआ करते थे, उनको क्या बोलते थे हम, गृहपतिस, गृहपतिस बोलते थे, क्या बोलते थे उनको, गृहपतिस जाओ बोलते थे, ठीक है। ये आपके स्मॉलर लैंड ओनर्स हुआ करते थे, ग्राम गृहपतिस बोलते थे किनको, इंडिपेंडेंट फार्मर्स को, लैंड ओनर्स को, ठीक है। और याद रखो जिनके पास जो वर्क करते थे, जो मैन और वुमेन वर्क करते थे किसी दूसरे की फील्ड पे, ठीक है, तो उनको क्या बोलते थे, कर्मकारा बोलते थे। मैन वर्क एंड वुमेन वर्क ऑन अदर्स फील्ड, उनको क्या बोलते थे, कर्मकारा बोलते थे, क्या बोलते थे, कर्मकार, काम करने वाला, ठीक है। अब गांव में कुछ आपके क्राफ्ट्स पर्सन भी होते थे, कुछ बुनकर भी होते थे, जैसे कि आपके ब्लैक स्मिथ वगैरह, लोहार वगैरह, आयरन स्मिथ वगैरह, गोल्ड स्मिथ वगैरह, पॉटर्स वगैरह, ठीक है, और कारपेंटर्स वगैरह भी होते थे, ठीक है, और आपके वीवर्स बुनकर भी होते थे, याद रखना है, ठीक है। तो ग्राम में ये सब आपके देखने को मिलते थे। अब सिंपल सी बात है, तमिल में कंपोजिशन की बात करते हैं, द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है यूपीएससी और एचपीएस में, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। तो यहां पे याद रखना है कि अर्लीस्ट अगर वर्क देखा जाए तमिल में, तो वो संगम लिटरेचर द्वारा जो किया गया है,
तो संगम लिटरेचर जो है इस किससे रिलेटेड है, वो तमिल जो है लिटरेचर से रिलेटेड है। जनरली जो तोलकापियर है, तोलकापियर, उसने जो है वो तमिल जो व्याकरण है, तमिल भाषा की जो व्याकरण है वो लिखी थी। और याद रखना उसका नाम क्या है, तोलकापियम है। क्या है, तोलकापियम। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था HPAS में, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और ये जो संगम लिटरेचर है वो आज से करीब करीब 2300 साल पहले, 2300 साल पहले जो आपका फाइंड आउट किया गया है, ये आपको याद रखना है। और इसके जो टेक्स्ट थे वो किसके नाम से जाने जाते थे, वो संगम के नाम से जो जाने जाते थे, क्योंकि इसको कंपोज और किसने क्या है, वो संगम लिटरेचर जो द्वारा जो किया गया है। और इनकी असेंबली को भी क्या बोला जाता था, वो संगम ही जो बोला जाता था, इसको भी याद रखना है। और ये जो संगम लिटरेचर था वो किस सिटी में जो आपका कंपोज किया गया था, किस सिटी के पॉइंट्स द्वारा जो कंपोज किया गया था, मदुरई। तो रिसेंटली आपका जो चेन्नई या तमिलनाडु रीजन में आपको जो मदुरई देखने को मिलता है। ठीक है। मदुरई में आपको जो एक फेमस टेम्पल देखने को मिलता है, मीनाक्षी अम्मान टेम्पल। ठीक है, मीनाक्षी अम्मान टेम्पल, ये आपको याद रखना है कि ये कहां पर है, मदुरई तमिलनाडु में है। ठीक है। तो मदुरई कहां पे आपका, चेन्नई तमिलनाडु में है, ये आपको याद रखना है। तो तोलकापियम और संगम लिटरेचर आपका कहां पे एस्टेब्लिश हुआ है, तमिल रीजन में आपका जो एस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे हम जो कुछ सिटीज को जो फाइंड आउट करेंगे, स्टोरीज पढ़ेंगे ट्रैवलर्स की, और स्कल्पचर और आर्कियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। हमने जो पिछले लेक्चर में जातकाज के बारे में पढ़ा है, तो जातकाज जितने भी जो बुद्धिस्ट ग्रंथ है उनको जातका बोला गया था। ठीक है, जातकाज बोला गया था। ठीक है। देखो ये जो जातकाज थे वो ऑर्डिनरी पीपल द्वारा लिखे गए हैं, किसके द्वारा, ऑर्डिनरी पीपल द्वारा लिखे गए हैं। और इसको प्रिजर्व किसके लिखा करके जाओ, किसने रखा है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने जो इनको जो प्रिजर्व जो करके रखा हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे एक जातका की जो एक स्टोरी है, काफी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, कि एक क्लेवर मैन होता है। ठीक है, वो पुअर होता है और वो एक तरह से जाओ अपनी चतुराई से जाओ कैसे जाओ अमीर बनता है, वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। एक यहाँ पे जाओ क्लेवर मैन होता है, वो एक डेड रैट को जाओ एक राजा को बेच देता है और उससे कॉइन ले लेता है। और वो राजा क्यों लेता है, ताकि वो अपनी कैट को उससे खिला सके। ठीक है। उसी तरह से याद रखो कि एक बार जब आंधी तूफान चलती है तो गार्डन, किंग्स के गार्डन में से जाओ काफी सारे जो पत्ते जाओ उड़ जाते हैं और टहनियां टूट जाते हैं और पेड़ गिर जाते हैं। तो किंग्स जो पजल हो जाता है, किंग जो है पजल हो जाता है कि ये अब कौन उठाएगा। तो गार्डनर जो वो उसको उठाता नहीं है, वो उसको उस क्लेवर मैन को अपॉइंट करता है, जो कि बाद में जो पहले जो पुअर होता है लेकिन वो बाद में अमीर बनता है। तो क्लेवर मैन बोलता है कि मैं इसको जो सारा का सारा समेट दूंगा, बस आप मुझे जो इसके पैसे दे दीजिएगा। ठीक है। तो क्लेवर मैन क्या करता है, अपना दिमाग लगाता है और वहां पे जो बच्चे खेल रहे होते हैं उनके पास जाता है और वो बोलता है कि अगर आप यहाँ पे जाओ ये कागज उठा दोगे या पत्ते उठा दोगे या पेड़ उठा दोगे तो आपको मैं जाओ मिठाई खिलाऊंगा। ठीक है। तो बच्चे जाओ सारा का सारा जाओ कागज उठा देते हैं और जो पत्ते पुत्ते उठा देते हैं, सारा का सारा उठा देते हैं। ठीक है। उसी तरह से याद रखो यहाँ पे बोला गया है। ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि एक तरह से कटिंग का काम करते हैं, घास काटने का या जो लकड़ी काटने का काम करता है। करीब करीब 500 कटर्स होते हैं, वो बैठे होते हैं और उनको पानी की जरूरत होती है। तो वो जो क्लेवर मैन होता है उनको पानी पिलाता है। क्या पिलाता है, उनको पानी जब पिलाता है। और जब पानी पिला जाता है तो वो 500 कटर्स बोलते हैं कि हम आपकी क्या सेवा करें अब। ठीक है, आपने हमको पानी पिलाया है। तो उस क्लेवर मैन ने बोला कि अगर मेरे को कभी आपकी जरूरत पड़े तो आप मुझे जाओ सहायता जरूर दीजिएगा। तो एक दिन क्या होता है कि गांव में एक हॉर्स बेचने वाला आता है। करीब करीब उसने जाओ 500 हॉर्स बेचने थे, हॉर्स बेचने थे। तो क्लेवर मैन के दिमाग में ये बात आती है कि हॉर्स के लिए जाओ ग्रास की जरूरत पड़ेगी, किस चीज की ग्रास की जरूरत पड़ेगी। तो क्लेवर मैन जाओ उन्हीं 500 कटर्स के पास जाता है वापस, कि जो आपके जो पेड़ पौधे काटते थे और वो घास बेचकर जाओ गुजारा करते थे। तो क्लेवर मैन जाता है उनके पास कि आप जो है वो मुझे जो है आप जो भी घास काटोगे वो मुझे दोगे, वो आप किसी को आगे बेचोगे नहीं।
ठीक है। तो क्लेवर मैन जो उनसे 500 जो घास के जो ग्रुप्स होते हैं वो लेकर आता है और वो 500 हॉर्सेस वाले को जो बंदे को बेच देता है। ठीक है, और इसी कारण से जो वो अमीर बन जाता है आगे। ठीक है, तो क्लेवर मैन भी कभी भी जाओ, सॉरी, जो पुअर मैन होता है वो कभी भी जाओ अपनी चतुराई से जाओ अमीर बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना ये स्टोरी आपको जब इंपॉर्टेंट थी। तो सिटीज में देखो एविडेंस मिले हैं कि सिटीज के अंदर जाओ काफी सारे जाओ स्कल्प्टर्स भी जाओ रहते थे। जो सिटीज की जो दीवारें होती थी या फिर जाओ घर के दरवाजे होते थे, घर होते थे, उनको स्टोन से कार्विंग करते थे। ठीक है, उनके स्टोन्स के ऊपर जाओ नकाशी करते थे, या फिर जाओ लकड़ी के ऊपर जाओ, ट्रीज के ऊपर जाओ, या फिर वुड के ऊपर जाओ नकाशी जाओ करते थे। ये बोला गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसको आपने याद रखना है करीब करीब आज से 2500 साल पहले की अगर आप सिटीज देखें तो वही सिटीज मैं आपको बताऊंगा जो कि आपकी कैपिटल सिटीज रही है कभी महाजनपदास की। ठीक है, 16 महाजनपद थे और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपद हैं और मगध जाओ सबसे इंपॉर्टेंट जाओ पावरफुल महाजनपद उस समय हुआ करता था। चैप्टर 5 में आपने पढ़ा है। तो कैपिटल सिटीज जितनी भी थी वो वेल डेवलप थी आज से 2500 साल पहले, यहाँ पे आपको याद रखना है। और ये जो कैपिटल सिटीज थी वहां पे सारी की सारी जगह जाओ फोर्टिफिकेशन जाओ हो रखी थी, यानी कि कोई भी महल होता था उसके आस पास जाओ फोर्ट्स बनाए जाते थे। ठीक है, दीवार बनाई जाती थी। ठीक है, और ताकि जाओ कोई भी एनिमी जाओ उसके ऊपर अटैक ना कर सके। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आर्कियोलॉजिस्ट ने जो पुरानी जो चीजों की स्टडी करते हैं वहां पे फाइंड आउट किया है कि आपको वहां पे पॉट्स भी देखने को मिले हैं। ठीक है, पॉट्स भी देखने को मिला है और साथ ही साथ में सेरामिक रिंग्स भी देखने को मिली है। ये एक तरह से रिंग्स है और इस तरह से अरेंज है, ये टॉप टू बॉटम जो रिंग्स अरेंज है। तो इनको जो रिंग वेल्स बोला गया है कि रिंग के जो शेप के जो वेल्स आपको देखने को मिले हैं, रिंग के शेप के वेल्स आपको देखने को मिले हैं और ये आपको जो है दिल्ली से आपको देखने को मिलते हैं, आज भी वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और देखो बोला गया है कि अगर ये रिंग टाइप के वेल्स वहां पे आपको बने हुए हैं मिले हैं तो यानी कि टॉयलेट्स आपके उस समय जाओ हुआ करते, या फिर जाओ काफी अच्छा ड्रेनेज सिस्टम जो उस समय हुआ करता था और गार्बेज को या फिर डंप इसमें जाओ किया जा सकता था। ये बोला गया है। इसको आपने याद रखना है। ठीक है, अब यहां पे याद रखना है आर्कियोलॉजिस्ट ने उस समय जो मडी ब्रिक्स होती थी उसको भी जाओ फाइंड आउट किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखना है। एक आपको सिटी के बारे में आपको याद रखना है, भरूच सिटी इंपॉर्टेंट है। आप जाओ इसको फाइंड आउट कीजिएगा। इसको जाओ हम बैरीगेजा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? बैरीगेजा के नाम से भी जानते हैं। तो भरूच सिटी आपका जाओ रिसेंटली अगर आप देखें तो गुजरात में है और गल्फ ऑफ खंबात में आपको ये देखने को मिलता है। तो यहां पे आपको याद रखना है कि देखिए यहां पे पोर्ट्स थे, काफी क्या थे, बंदरगाहें थी, तो बड़ी बड़ी शिप्स आती थी। तो यहां पे थोड़ी सी जाओ नैरो गेज थी। तो यहां पे याद रखो उस नैरो गेज लाइन में जो है वो कोई बड़ी शिप जाओ इंजन चलाकर नहीं जा सकती थी, या मैं बोल सकता हूं कि वो नहीं जा सकती थी। तो यहाँ पे जो छोटी छोटी शिप्स आपको देखने को मिलती थी। तो इन छोटी बहुत सारी छोटी छोटी शिप्स में जाओ बड़ी शिप्स को जाओ अटैच किया जाता था और उन छोटी शिप्स के थ्रू जाओ उस जो समुद्री जाओ उसमें डाला जाता, पोर्ट में डाला जाता था। ठीक है, तो ये गुजरात जो आपका भरूच सिटी के लिए फेमस है और यहाँ पे जाओ काफी बड़ी बंदरगाहें देखने को आपको मिलती है। इसको आपने याद रखना है। ठीक है, बैरीगेजा। और यहाँ से जाओ बैरीगेजा से वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कोरल, टोपाज, क्लोथ, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स जो आपके इंपोर्ट किए जाते थे और एक्सपोर्ट क्या किया जाता था यहाँ पे आइवोरी, अगेट, कार्नेलियंस, कॉटन, सिल्क जो परफ्यूम्स वगैरह जो यहाँ से एक्सपोर्ट जो किए जाते थे। ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ आप यहाँ पे आपको याद रखना है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने पुराने समय में जो कॉइन्स भी खोज किए और साथ साथ आपको याद रखना पंचमार्क जो कॉइन्स यहाँ पे जो खोज हुए हैं। पंचमार्क जो कॉइन्स होते हैं वो यहाँ पे खोज किए गए हैं। जो पंचमार्क कॉइन्स थे वो आपके रेक्टेंगुलर शेप्स के थे।
कैसे थे, रेक्टेंगुलर शेप्स के थे, और समटाइम्स ये स्क्वायर शेप के भी हैं और कैसे हैं, राउंडेड शेप्स के भी हुआ करते थे। ठीक है, और ये मेटल की शीट्स के ऊपर जाओ कट कर कर बनाए जाते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इनके ऊपर, इन कॉइन्स के ऊपर स्टैंप के थ्रू जाओ मार्किंग की जाती थी, तो इसलिए उनको जो पंच मार्क जो है कॉइन्स जो बोलते थे। ठीक है, इनके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन जो इंस्क्राइब नहीं किया जाता था, यानी कि लिखा जाता था, इनके ऊपर जो ओनली स्टैंप लगाई जाती थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो स्टैंप्स लगाई जाती थी या फिर डाइस के थ्रू जो स्टैंप्स को बनाया जाता था और उनको पंच किया जाता था। ठीक है, तो याद रखना है, तो इसलिए इनको पंचमार्क जो है कॉइन्स जो है बोला गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आपने देखा होगा कि पुराने समय के जो कॉइन्स मिले हैं उसमें गोल्ड के कॉइन्स भी मिले हैं, जैसे कुषाणों ने जो गोल्ड के कॉइन्स जो जारी किए थे। सबसे शुद्ध जो है आपके कुषाणों के कॉइन्स थे। कनिष्क, आपको नाम याद रखना है, कुषाणों में एक राजा था, तो वो आपका जो सबसे शुद्ध जो आपका गोल्ड कॉइन्स जो छापने वाला देखने को मिला था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो अर्लीस्ट कॉइन्स जो फाइंड आउट हुए हैं वो आज से 500 साल पहले जो हुए हैं और एविडेंस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। अब यहां पे याद रखना है सिटीज विद मैनी फंक्शंस, सिटीज विद मैनी फंक्शंस, सिटीज विद मैनी फंक्शंस के बारे में। देखो, सिंगल टाउन हुआ करता था। ठीक है, जैसे आपका एक मथुरा है, मथुरा आपका जो उत्तर प्रदेश में है और ये कृष्ण भगवान से रिलेटेड है। तो देखो, ये मथुरा रीजन जो है उस समय आज से 2500 साल पहले जो काफी फेमस हुआ करता था। क्यों हुआ करता था? क्योंकि ये आपका वो रीजन था जो कि कनेक्ट करता था नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट को, के रोड के बीच में आता था। ठीक है, यहां से जाओ आपका नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट के लिए रास्ता जाता था, तो ये जो है उस सिटी में, उस रीजन में पड़ता था। तो यहां से जो है आपका काफी जो व्यापार देखने को मिलता था। और याद रखो, ये बड़े बड़े जो है श्राइन्स के लिए भी फेमस था, जैसे कि आपका कृष्ण जय टेम्पल के लिए फेमस था, कृष्ण के जय जन्मस्थली के लिए भी फेमस था। और साथ साथ आपको याद रखना है, कुषाणों की जो कुषाणा थे उनकी सेकंड कैपिटल सिटी भी जो है इसको बोला जाता था, मथुरा को। याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे इसके बारे में याद रखना है। और साथ साथ ये आपका जो रिलीजियस सेंटर भी है जैनास के लिए। ठीक है, जैनास के लिए भी, साथ साथ बुद्धिस्ट के लिए भी, और हिंदूज के लिए तो है ही है। ठीक है, तो ये मेन रोड पर पड़ता था नॉर्दर्न ईस्टर्न, नॉर्दर्न साउदर्न जो पार्ट को कनेक्ट करने के लिए इंडिया के। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट सिटी थी और ये व्यापार के लिए भी जाना जाता था। यहाँ पे आपको जो काफी सारे इंस्क्रिप्शंस भी देखने को मिलते हैं मथुरा में, स्टैचूज भी देखने को मिलते हैं, और काफी सारे क्राफ्ट्समैन जो है आपके यहाँ पे फेमस थे। गोल्ड स्मिथ यहाँ पे फेमस थे, ब्लैक स्मिथ आपके यहाँ पे फेमस थे, वीवर्स यहाँ के फेमस थे, बास्केट मेकर्स यहाँ पे फेमस थे, गार्लैंड यहाँ के फेमस थे। ठीक है, और परफ्यूमर्स यहाँ पे जो फेमस थे। इसका आपने याद रखना है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, पुराने समय में आपको जो क्राफ्ट्समैन और क्राफ्ट्स पर्सन दोनों मिले हैं। ठीक है, क्राफ्ट्स और क्राफ्ट्स पर्सन आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, देखो, आपको पॉटरी के साक्ष्य आपको मिले हैं, जो कि एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी होती थी, उसके साक्ष्य आपको जो है देखने को मिले हैं। और उसको हमने क्या बोला है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी। क्या बोलते हैं उसको? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी जो है उसको हम यहाँ पे बोलते थे, जो कि एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी वो करती थी और क्राफ्ट्समैन उसको जो है बनाते थे। ठीक है, ये जो पॉटरी थी वो जनरली हार्ड थी। कैसी थी वो? हार्ड थी। ठीक है, मेटालिक जो है ये लुकिंग वेयर की तरह थी, शाइनी ब्लैक सरफेस था। ठीक है, और इसको आपने याद रखना है। ठीक है, तो मिरर लाइक ये शाइन करती थी पॉटरी, तो याद रखना है आपको। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW इसको बोला गया है, NBPW जो है इसको बोला गया है। ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखो, इसका जो नाम था वो क्यों पड़ा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड पॉटरी का? क्योंकि इसको मैक्सिमम नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया के जो खोजा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
देखो फेमस सेंटर्स थे आपके इसमें, नॉर्दर्न जो आपके ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी वाले मिलने वाले, उसमें आपका जो नॉर्थ में वाराणसी था, और जो साउथ में था वो आपका मदुरई था, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम आपको जो वाराणसी में देखने को मिलता है, या नॉर्दर्न पार्ट में आपको देखने को मिलते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के पॉटरी के। या फिर ये बोल सकते हैं कि क्राफ्ट्समैन के जो एरिया था वो मैक्सिमम नॉर्दर्न एरिया था, ठीक है। अब देखो जो क्राफ्ट्स पर्सन का या मर्चेंट्स का एसोसिएशन होता था, ग्रुप होता था, उसको क्या बोलते थे, उस समय श्रेणीज बोलते थे। तो पिछली बार पूछा गया था ये यूपीएससी में, इसको आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है इसको, ठीक है। तो जो आपका एसोसिएशन होता था या ग्रुप होता था क्राफ्ट पर्सन का, उसको क्या बोलते थे हम, श्रेणीज जो वो बोलते थे। ये आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। तो श्रेणीज जो मान लो किसी भी क्राफ्ट पर्सन को पैसे की जरूरत है तो वो बैंक का काम की भी करती थी, किसी को हेल्प की जरूरत है तो वो हेल्प का काम करती थी, ठीक है, याद रखना है। अब देखो यहाँ पे बैंक में जो श्रेणी वाला का जो बैंक होता था जिससे पैसा दिया जाता था श्रेणी जो क्राफ्ट पर्सन को, तो उसमें कौन पैसा डिपॉजिट करता था, मैन एंड वुमेन। वो मैन एंड वुमेन जो क्राफ्ट पर्सन से रिलेटेड है वो डिपॉजिट करता था, ठीक है। और इसके तौर पे जो इन्वेस्ट करता था उनको एक अच्छा इंटरेस्ट भी जो यहाँ पे दिया जाता था, ये भी बोला गया है, ठीक है, याद रखना है अच्छे से, बिल्कुल ध्यान से ध्यान देना है। अब सिंपल सी बात है, जो रूल्स थे स्पिनिंग के, देखो आप अगर कोई भी जाओ कपड़ा बुनते हैं, बुनकर होता तो स्पिनिंग और वीविंग दो प्रोसेस को यूज करते हैं, ठीक है। तो रूल्स थे वो स्पिनिंग के, वो कहां से लिए गए थे, अर्थशास्त्र से लिए गए थे। कहां से, अर्थशास्त्र। जैसे किसने लिखा है, कौटिल्य ने लिखा है। किसने लिखा है, कौटिल्य ने लिखा है, ठीक है। हमने इसके बारे में पहले ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो स्पिनिंग और वीविंग जो वर्कशॉप्स में होती थी, और यहाँ पे कौन काम करता था, यंग वुमेन्स जो कि विडोज हैं, या फिर नन्स काम करती थी, या फिर मदर्स जो होती थी वो काम करती थी, या फिर जो रिटायर्ड वुमेन सर्वेंट्स होती थी वो यहाँ पे काम करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको याद रखना है। अब यहाँ पे जाओ उनकी क्वालिटी के आधार पर, उनके क्वांटिटी ऑफ वर्क के आधार पर जो उनको पे किया जाता था। अब कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती थी जिनको घर से निकलने नहीं दिया जाता था, तो वो अपने जो वर्कर्स होते थे घर के उनको भेजती थी और उनको जाओ सामान लेकर आने के लिए कहती थी, तो उनके थ्रू जो सामान जाओ लेकर आया जाता था। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूल्स थे वीविंग के और स्पिनिंग के वो अर्थशास्त्र से आपको जो मिले हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अरिकामेडु की। इसको हम प्रेजेंट में पुडुचेरी बोलते हैं, अरिकामेडु। तो यहाँ पे आपको याद रखना है अरिकामेडु आपको पुडुचेरी रीजन में देखने को मिलता है। मैप में देखिएगा अच्छे से। आज से अगर 2200 से 1900 साल पहले की बात करते हैं, 1900 साल पहले की जो अगर बात करते हैं, तो अरिकामेडु में आपको जो कुछ गुड्स आपको देखने को मिले थे, ठीक है, जो कि आपके अनलोडेड गुड्स थे। क्या थे, अनलोडेड गुड्स थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अनलोडेड गुड्स वो थे कैसे, जो कि शिप्स के थ्रू जो लाए जाते थे कोस्टल एरियाज पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अरिकामेडु में कोस्टल सेटलमेंट होती थी मैक्सिमम। क्या होती थी, कोस्टल सेटलमेंट हुआ करती थी मैक्सिमम, कोस्टल सेटलमेंट यहाँ पे हुआ करती थी मैक्सिमम। और सिंपल सी बात याद रखो कि ब्रिक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे फाइंड आउट हुआ करते थे। ब्रिक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे जब फाइंड आउट, मिट्टी के जो ईंटों के स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे फाइंड आउट हुए थे, और वेयर हाउसेज आपको यहाँ पे जो फाइंड आउट हुए थे, इंक्लूडिंग पॉटरी आपको यहाँ पे जो है मेडिटेरियन जो रीजन होता है वो आपका फाइंड आउट हुआ था, ठीक है। अब इसमें आपको इतना याद रखना है, यहाँ पे आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे जो एक रोम की बात करेंगे। रोम उस समय जाओ जिस समय आपका इंडिया डेवलप हो रहा था, इंडिया की जो व्यवस्था है वो डेवलप हो रही थी, उस समय जो रोम भी आपका जो डेवलप हो रहा था, और वहां पर भी कौन सा अंपायर चला हुआ था, रोमन अंपायर जो चला हुआ था, डेवलप हो रहा था, याद रखना है आपको। तो ओल्डेस्ट सिटीज है आपकी ये यूरोप की रोम, ठीक है,
ओल्डेस्ट सिटीज आपकी रोम यूरोप की, जहां पे आपको कोलोजियम देखने को मिलता है, कोलोजियम। तो यहाँ पे इतना याद रखिए कि लार्जेस्ट एम्पायर हुआ करता था जो कि आपका यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, अगस्त यहां तक फैला हुआ था। और इनका जो आपका फेमस जो लीडर हुआ करता था वो अगस्तस हुआ करता था, अगस्तस, ये आपको याद रखना है। तो ये रोम का फेमस लीडर था आज से 2000 साल पहले, ये आपको याद रखना है, ध्यान देना है इसके ऊपर, ठीक है। तो रोम सिटी जो है वो कंप्लीटली जो ब्रिक की बनी हुई थी, और उसके बाद वो जो है जैसे ही आपका अगस्तस पास अवे होता है उसके बाद वो आपका मार्बल की बनते हैं। तो ये अगस्तस जो है वो रोम सिटी को डेवलप करने वाला व्यक्ति है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब उसने एम्फी थिएटर्स जो है वो डेवलप किए हैं, एम्फी थिएटर्स डेवलप किए हैं। मतलब क्या है कि आपको याद रखना है ये स्टेडियम लाइक है, क्या है, स्टेडियम लाइक है कि आपके साइड साइड में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, वो बीच में जो ग्राउंड है और बीच में जाओ दो लोगों के बीच में युद्ध चल रहा था, वो उसको एम्फी थिएटर्स बोलते थे। तो एम्फी थिएटर्स जो यहाँ पे डेवलप किए गए थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो रोम सिटी आपकी जो लार्जेस्ट सिटी है किसकी, यूरोप की, इसको आपने याद रखना है, ये आपका जो समरी में दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूं थोड़ा सा आगे के बारे में, ठीक है। तो जनरली जितने भी आपका अरेकेमेडो रीजन है वहां पे आपको स्मॉल टैंक्स भी देखने को मिले हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, स्मॉल टैंक्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इनका यूज जो जनरली क्लोथ को डाई करने के लिए यूज होता था। रोम से भी आपको ये देखने को मिला है। तो रोम आपका जो इटली में है, ठीक है, और ये इटली आपका यूरोप में है, इसको आपने याद रखना है, ध्यान देना है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमने जो है इतना किया, तो थोड़ा सा हम जो है डेट्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। करीब करीब आज से 3000 साल पहले, ठीक है, आयरन की जो खोज हुई, ये आपको याद रखना है। और आज से 2500 साल पहले, करीब करीब 2500 साल पहले जो, ठीक है, जो आयरन का यूज था वो होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और साथ साथ सिटीज जो डेवलप होनी स्टार्ट हुई, और पंचमार्क जो कॉइन्स थे वो आपके बनाए गए थे, ठीक है, याद रखना है। और आज से 2300 साल पहले, आज से 2300 साल पहले संगम लिटरेचर की जो खोज हुई थी, डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी तमिल रीजन में। और याद रखो आज से 2200 से 1900 साल पहले आपका जो अरिकामेडु रीजन है, अरिकामेडु रीजन है जिसको हम क्या बोलते हैं, पुडुचेरी, ठीक है, वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वहां पे सेटलमेंट होनी स्टार्ट हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट याद रखनी है, कहीं भी आपको पूछी जा सकती है, यूपीएससी, एचपीएएस, अलाइड सर्विसेज एग्जाम में, ठीक है, और नायब तहसीलदार एग्जाम में, कोई भी स्टेट लेवल का आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको वहां पे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही है, कल फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। आज के मैंने जो आपको कंप्लीट लेक्चर करा दिया है, तो इसकी समरी मैंने आपको करा दी है। आज की वीडियो बस इतना ही है, जय हिंद।